ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 12। सोच में आ रहा आध्यात्मिक परिवर्तन। युवा प्रतिभाएं स्वार्थी न बने। वे यह सोचें कि धन के अलावा जीवन में और भी कुछ हैं। पारिवारिक सौहार्द एवं संस्कार, राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार, स्वयं की आंतरिक आध्यात्मिक संतुष्टि, यह भी जिंदगी की अहम बातें हैं। धन कुछ है, बहुत कुछ है, पर इसे सब कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। देखा यह जाता है कि आज के दौर में युवा प्रतिभाएं धन के पीछे तेजी से भाग रही हैं। फिर भले ही इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य एवं मानसिक सुकून से क्यों न वंचित रहना पड़े। विश्लेषकों का मानना है कि आज प्रतिभाशाली युवा अपने लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन का क्षेत्र चुनते हैं। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग अब उनके लिए दोयम दर्जे की बातें हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए उनका जज्बा घटा है। बदलाव तो यहाँ तक आया है कि जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित हो भी जाते हैं, वे भी कुछ सालों बाद किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। सेना की नौकरियां भी उनके लिए अनाकर्षक हो रही हैं। नौकरी वहीं जहां धन हो, फिर यह देश में मिले या विदेश में। ज्यादातर युवा इसी सूत्र में अपने जीवन को गूंथे हुए है। अधिक धन से अधिकतम धन की प्राप्ति उनकी जिंदगी का मकसद बना हुआ है। इसके लिए वे कुछ भी करने के लिए उतारू है। कुछ दशक पहले धन की ख्वाहिश में ज्यादातर प्रतिभाएं विदेशों में पलायन कर जाती थी। अमेरिका उनके लिए स्वर्ग लोक था। इन दिनों प्रत्येक युवा का सपना होता था कि जिस किसी तरह से अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करें और हरे रंग वाले डॉलरों की रिम झिम बरसात में नहाएं। पर इधर के सालों में युवा प्रतिभाओं के मन में अमेरिका की आभा कम हुई है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर D.C. स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति पहले से उलट हो रही है। अब अमेरिकन स्कूल विद्यार्थियों द्वारा गुड़गांव एवं बेंगलुरु पसंद किए जा रहे हैं। आज उनकी नजर में भारत का अर्थ है विश्व की सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर सर्विस, और इस ओर युवाओं का रुझान बढ़ा है। युवाओं का प्रतिभा पलायन आज उतनी गंभीर समस्या नहीं रही। युवा विद्यार्थियों द्वारा अब अध्ययन के लिए लंदन, शिकागो या फिर वॉशिंगटन के सपने नहीं देखे जाते। हालांकि विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय युवा विद्यार्थियों को लुभाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा एवं आयरलैंड शामिल है।
यहाँ तक कि गैर अंग्रेजी भाषी देश भी अंग्रेजी में कोर्स चलाते हैं। वे भी भारतीय छात्रों को लुभाने की कोशिश में है। स्विट्जरलैंड के शीर्ष मैनेजमेंट स्कूल, फ्रांस, हॉलैंड और जापान के शीर्ष व्यवसाय स्कूल, चीन, रूस एवं पूर्वी यूरोप के मेडिकल कॉलेज इनमें शुमार है। इंडो हॉरिजन एजुकेशन सर्विस के कुलदीप सिंह गुजराल के अनुसार स्वीडन, कोरिया, साइप्रस, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। ये विश्वविद्यालय क्षेत्रीय छात्रों की तुलना में विदेशी छात्रों से 2-3 गुना ज्यादा फीस लेते हैं। अतः उनके लिए यह बड़ा ही लाभप्रद व्यवसाय है। प्रतिभा पलायन अब उतनी बड़ी समस्या न हो तो भी युवा प्रतिभाओं में राष्ट्रीय एवं सामाजिक सरोकार की कमी से तो देश जूझ ही रहा है। युवाओं के अनुसार इस उत्साह की कमी का कारण सरकारी नीतियां और राजनैतिक दल हैं, जो जाति पाति की विभाजनकारी रेखाएं खींचकर देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। परंतु युवाओं को यह भी सोचना होगा कि आने जाने वाली सरकारें या फिर अपनी ही टूटन से परेशान राजनैतिक दल इस देश और धरती का पर्याय नहीं है। भारत माता हम सब की मां है। उस पर किसी राजनैतिक दल विशेष का एकाधिकार नहीं है। राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए युवा प्रतिभाओं को ही आगे आना है। इसके लिए उन्हें यह सोचना होगा कि धन कमाने के अलावा भी जिंदगी के कुछ मकसद हैं। इसके लिए उन्हें स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं तोड़नी होगी। हालांकि देश के कुछ युवा ऐसा कर भी रहे हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा के राष्ट्रीय संपत्ति होने का एहसास हो रहा है। यह सुखद परिवर्तन 2006 ईस्वी सन की बात है। इस पलटती बाजी का आलम यह है कि देश के शीर्ष मैनेजमेंट स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के छात्रों द्वारा विदेश के बेहतरीन ऑफर ठुकराए जाने के मामले इस वर्ष बढ़कर 18 तक पहुंच गए। 6 छात्रों ने तो इस प्रक्रिया में ही भाग नहीं लिया, क्योंकि उनकी नजर में धन कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि देश व समाज की सेवा भी एक मकसद है। बरसों तक पास होने वाले छात्रों को विदेश की दौड़ लगाते देखने वाले नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन NSID से निकले डिजाइनर्स भी अब भारतीय कंपनियों में काम तलाश रहे हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। प्रभजीत सिंह, निखिल वासवानी, विनीत लाडिया और श्रद्धा वैद्य जैसे विदेशी ऑफर ठुकराने वाले छात्रों को यकीन है कि भारत की ताजा तरक्की किसी बुलबुले की तरह अस्थायी नहीं है। इन युवा प्रतिभाओं की यही धारणा है कि भारत
तरक्की की इस लंबी दौड़ में अमेरिका या यूरोप तक को परेशानी में डाल देगा। हो सकता है कि इस वक्त हमें विदेश में बेहतर पैकेज मिले, लेकिन 2 वर्ष के भीतर आप पूरी दुनिया को बेहतर रोजगारी की तलाश में भारत की ओर कुछ करते देखेंगे। देश के प्रति जज्बा रखने वाली इन युवा प्रतिभाओं का अपने पर विश्वास ही कहा जाएगा कि उन्होंने यहाँ मिल रहे वेतन के 5 गुना वेतन के विदेशी ऑफर को ठुकरा दिया है। ऐसा लगता है कि मां गृदः कास्यस्विद धनम की ईशावास्य श्रुति वाली अपनी भारतीय संस्कृति को इन्होंने समझ लिया है। उनकी इस बदली सोच से उनके विदेशी रोजगार दाताओं को करारा झटका लगा है। इनमें डास्च बैंक, गोल्डमैन लेहमैन ब्रदर्स, मैरिल लिंच, मोगी स्टैनले जैसे विश्व के बड़े माने जाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। इसमें जो देश की अन्य युवा प्रतिभाओं को सीख देने वाली चौंकाऊ बात है वह यह है कि इनके विदेश जाने में इनकी देशभक्ति की भावना भी रोड़ा बन रही है। यह युवा पीढ़ी देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझ रही है। उन्हें न केवल इस बात का एहसास है कि वे यहाँ तरक्की कर सकते हैं, बल्कि उनमें यह सोच भी पनप रही है कि उन्होंने इस देश से लिया काफी कुछ है। अब उन्हें अपने देश की माटी का कर्ज चुकाना है। IIM अहमदाबाद के 2006 के बैच के 2 छात्रों का कहना है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस वक्त देश को चाहिए, क्योंकि यह तरक्की की जोरदार छलांग लगाने जा रहा है। इन दोनों ने एक नहीं 2 काफी अच्छे विदेशी ऑफर ठुकराए हैं। उनका कहना है कि वे अपने देश में रहकर यहाँ की अन्य युवा प्रतिभाओं को तरक्की की जोरदार छलांग के लिए तैयार करना चाहते हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भारत तो कई सालों से तरक्की की राह पर है, फिर अचानक क्या हुआ? युवा प्रतिभाओं की सोच अचानक कैसे बदली? इसके उत्तर में निशीथ का कहना है कि यह युवाओं की सोच में आने वाला एक आध्यात्मिक परिवर्तन है, जो कि उन्हें न केवल व्यावसायिक प्रबंध में कुशल बना रहा है, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक प्रबंध की ओर प्रेरित कर रहा है। इस प्रेरणा से अन्य युवा प्रतिभाओं को भी प्रेरित होना चाहिए और उन्हें स्वार्थ के अंधेरों को भेदते हुए सार्थक जीवन लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। प्रकरण 12 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 13। जीवन लक्ष्य कैसे मिले? खोजें जीवन लक्ष्य, क्योंकि इसके बिना युवावस्था
सही राह न खोज पाएगी। यौवन की शक्तियां यूं ही बिखरती बर्बाद होती रहेंगी। लक्ष्य की खोज न हो पाने पर हर राह भटकाती है। ओछे आकर्षण और उनिंदे सपनों की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में यदि सार्थकता खोजनी है, युवावस्था की शक्तियों का सही सार्थक नियोजन करना है, तो जीवन लक्ष्य के सही निर्धारण में तत्परता बरतनी चाहिए। जो युवावस्था से गुजर रहे हैं, उनमें से हर एक अनुभव यही कहता है कि वे बहुत कुछ करने में सक्षम है। उनके मन के खजाने में इंद्रधनुषी ख्वाबों की कमी नहीं है, लेकिन इनमें कौन सा ख्वाब है, अपने जोश और दमखम का उपयोग कैसे करें, इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य का पता चाहिए। इसे कौन बताएगा? इस सवाल के उत्तर में गीता नायक श्री कृष्ण कहते हैं, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः 4:23। इस ज्ञान का उपदेश तत्वदर्शी महापुरुष करेंगे। स्मृति के बोझ से लदे या कलम की कालिख से रंगे हुए लोगों के लिए शायद यह कर पाना संभव नहीं। जिन्होंने जिंदगी की बारीकियों, सूक्ष्मताओं एवं गूढ़ताओं को सही समझा हो, वही यह काम कर सकते हैं। क्योंकि जीवन लक्ष्य के निर्धारण में सबसे जरूरी एवं अहम बात है स्वयं की मौलिक विशेषताओं एवं संभावनाओं का ज्ञान। अपनी अभिरुचि एवं प्रकृति का सही परिचय, अपने अंतस की संपदा एवं आसपास की परिस्थितियों का सही बोध। दृष्टि गहरी हो और अंतस के अंधेरे उजाले दिखाई दें, तो यह काम स्वयं भी किया जा सकता है, पर प्रायः ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि युवावस्था में स्थिरता, एकाग्रता एवं धीरज दुर्लभ ही नजर आता है। लोकमान्य तिलक के जीवन प्रसंगों को जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें पता है कि अपनी युवावस्था में तिलक की तेजस्विता अपूर्व थी। वह महाबली एवं परम पराक्रमी थे, किंतु अपनी क्षमताओं के अनुरूप वह सही और व्यापक लक्ष्य नहीं चयन कर पा रहे थे। असमंजस के इन्हीं पलों में उन्हें स्वामी विवेकानंद की याद आई, जिनसे वह पहले एक रेल यात्रा के समय मिल चुके थे। अगले कुछ समय बाद जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समय उनका कलकत्ता आना हुआ, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद से बेलूर मठ में मुलाकात की। स्वामी जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से उनके अंतस की सामर्थ्य को परखा और उन्हें उनके अनुरूप जीवन लक्ष्य सुझाया। तिलक ने भी स्वामी जी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए अपनी युवावस्था को इस महत् लक्ष्य के लिए अर्पित कर दिया
लक्ष्य की ओर बढ़ते उनके कदमों ने उन्हें बाल गंगाधर से लोकमान्य बना दिया। अपने वर्तमान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जीवन कथा अग्नि की उड़ान जिन्होंने पढ़ी है, उन्हें उनके द्वारा दी गई देहरादून की परीक्षा में असफलता का प्रसंग याद होगा। इस असफलता से उनका मन खिन्न था और वे अपने जीवन लक्ष्य को खोज नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने ऋषिकेश आकर दिव्य जीवन संघ के स्वामी शिवानंद से मुलाकात की। इस मुलाकात ने उन्हें न केवल जिंदगी के आध्यात्मिक रहस्यों की ओर उन्मुख किया, बल्कि सही जीवन लक्ष्य खोजने में भी मदद की। जब तक जीवन में ऐसे अवसर न सुलभ हो, तब तक युवकों को चाहिए कि वे एक डायरी लें और उसके एक पन्ने पर उन बातों को लिखें जिन्हें वे पाना चाहते हैं, जो उनकी दिली ख्वाहिशें हैं। यह लेखन वरीयता क्रम से हो। दूसरे पृष्ठ में क्रमवार वह सब लिखें जिसे कर पाने की क्षमता उनमें है। इसे भी वरीयता क्रम में लिखें। इनका परस्पर मिलान करके वे स्वयं की प्रकृति को परखें और अपनी सबसे अंतरंग चाहत को लक्ष्य बनाएं और अपनी सामर्थ्य को तदनुरूप नियोजित करें। हालांकि इस प्रक्रिया में कई संदेह उभरने की उम्मीद है। ऐसे में जीवन लक्ष्य की खोज में इस सूत्र को अपना मार्गदर्शक माने कि जीवन लक्ष्य को संपूर्ण अंतस की गहराइयों को संतुष्टि देने वाला और दूरगामी सत्परिणाम प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। यह कुछ ऐसा हो जिसे पूरा करने में आंतरिक प्रकृति परिशोधित होती चले और बाहरी परिस्थिति से जूझने की क्षमता निरंतर बढ़ती जाए। ऐसा हो सके तो युवाओं में अपने आप ही संकल्प शक्ति जागृत होने लगती है। प्रकरण 13 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 14 हो संकल्प शक्ति का विकास। युवाओं में संकल्प शक्ति जागृत होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी में युवावस्था की सही व सार्थक परिभाषा निहित है। संकल्प शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा है। वह आत्मा का वर्चस्व और व्यक्तित्व में स्फुरित होने वाला दैवी चमत्कार है। इसके बलबूते जीवन को परिवर्तित व रूपांतरित करके अनेकों आश्चर्यों को साकार किया जा सकता है। असंभव को संभव करने वाली महा ऊर्जा यही है। युवा जीवन में यह विकसित और क्रियाशील हो जाए तो हर सपने का साकार होना संभव है। जैसा कि
कई लोग भ्रमवश संकल्प शक्ति को हठ धर्मिता, जिद्दी या अड़ियल रवैये से जोड़ लेते हैं, वैसा हरगिज नहीं है। यह तो आंतरिक दृढ़ता, स्थिरता व एकाग्रता का समन्वित रूप है। अंतस की समस्त शक्तियों की दृढ़ व एकाग्र सघनता जब चरम पर पहुंचती हैं, तब व्यक्तित्व में संकल्प शक्ति के संवेदन अनुभव होते हैं। संकल्प शक्ति के अभाव में युवाओं में बहकाव, भटकन बनी रहती है। वे सोचते बहुत हैं, पर कर कुछ खास नहीं पाते हैं। सपने तो उनके मनों में बहुत होते हैं, पर उन्हें साकार करने की योजनाओं को क्रियान्वित कर पाना इन युवाओं के वश में नहीं होता। एक अजीब सा ढीला ढालापन, संदेह, द्विधा, असमंजस, भ्रम की मनःस्थिति इन्हें घेरे रहती है। अधिक देर तक कोई काम करना न तो इनका स्वभाव होता है और न ऐसा करने की इनकी सामर्थ्य होती है। संकल्प शक्ति के अभाव वाले व्यक्ति बड़ी जल्दी हताश, निराश होने वाले होते हैं। ये बिना संघर्ष किए ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम सांस तक किसी महान उद्देश्य के लिए संघर्ष करना और संघर्ष करते हुए स्वयं को मिटा देना इनके बस की बात नहीं। यही वजह है कि नाकामी व असफलता इन्हें घेरे रहती हैं। जिन्हें इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, उन्हें अपनी स्थिति का अनुमान लगा लेना चाहिए। एक बार यदि वास्तविकता का आकलन हो जाए, तो फिर अंतस में संकल्प शक्ति के जागरण के प्रयास किए जा सकते हैं। इस प्रयास की पहली शुरुआत सकारात्मक सोच है। अपने मन में इस सूत्र का मंत्र की तरह एहसास करना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। यह आस्था अंतस में पनपनी ही चाहिए। जो नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक आस्था बनाए रखने का बल रखते हैं, उनमें संकल्प शक्ति का आसानी से विकास हो जाता है। जो इस प्रयास में जुटे हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपनी सकारात्मक सोच के विरोधी भावों को कोई महत्व न दें। किसी तरह के संदेह, भ्रम न पालें, क्योंकि इनसे मानसिक शक्तियां बंटती, बिखरती एवं बर्बाद होती है। जिन युवाओं ने यह बर्बादी रोक ली, वे बड़ी आसानी से संकल्प शक्ति का विकास एवं इसके प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में एक सत्य घटना अनिरुद्ध सिंह की है। डाकू रत्नाकर के महर्षि वाल्मीकि बनने का प्रसंग हम में से अनेकों ने पढ़ा, कहा या सुना होगा। इस प्रसंग में कहा जाता है कि दस्यु रत्नाकर देवर्षि नारद के द्वारा चेताए जाने के बाद दस्यु कर्म छोड़कर तप के लिए संकल्पित हुए और बाद में उन्होंने अपने संकल्प की पूर्णाहुति के रूप में रामायण लिखी।
संकल्प शक्ति का यह चमत्कार आज भी सच हो सकता है, यह शायद ही कोई सोचे, परंतु अनिरुद्ध सिंह ने अपने जीवन में इसे सच कर दिखा दिया। अनिरुद्ध सिंह बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के राजखंड गांव के रहने वाले हैं। बीते समय में मोतिहारी के कुख्यात डकैत गिरोह इंटू ब्रैकेट दीवान खान सुल्तान गिरोह ब्रैकेट कंप्लीट के सरगनाओं में इनकी गिनती होती थी। इस जिले के लोग इनके नाम से भय खाते थे। दस्यु कर्म के इस दलदल से निकलना इतना आसान नहीं था, परंतु वह संकल्प ही क्या जो विकल्पों के भंवर में फंस जाए। बस इसी सकारात्मक सोच भरे दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने दस्यु से शिक्षक बनने की ठान ली। इस कोशिश में उन्होंने 1987 में राजखंड स्थित भैरव मंदिर के यात्री शेड में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 2001 में बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद मंदिर के यात्री विश्रामशाला में विधिवत स्कूल खोलकर निर्धन छात्रों को पढ़ाने लगे। भले ही अभी तक उनके स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों और उनके अभिभावकों में भविष्य की उज्जवल आशा एवं आत्म संतोष जरूर है। लगभग 100 गरीब बच्चों को अलग अलग पालियों में शिक्षा देने वाले अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि हमारे पास सुविधाएं भले न हो, पर मजबूत संकल्प हैं। जिस संकल्प शक्ति ने मुझे बदला, वही चमत्कार मैं इन बच्चों में होते हुए देखना चाहता हूं। ऐसा होगा जरूर। ये गरीब बच्चे भी एक दिन कलाम एवं किरण बेदी बनेंगे। यदि मैं ऐसा कर सका तो समझूंगा कि मैंने अपने पापों एवं अपराधों का प्रायश्चित कर लिया। संकल्प शक्ति के ऐसे ही ज्वलंत भाव भरे हुए हैं डॉक्टर भारती में। आगरा शहर में रहने वाली डॉक्टर भारती भारत की अकेली विकलांग स्त्री न्यूरोफिजिशियन है। बचपन में ही पैरालिसिस के एक झटके ने उनके सीधे हाथ की शक्ति छीन ली और मुंह के दाहिने भाग को अपनी चपेट में ले लिया। समय ने शरीर को काफी हद तक लाचार जरूर बना दिया, पर इस साहसी संकल्पवान व्यक्तित्व ने देह की लाचारी को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि शिक्षा के आरंभिक दौर से लेकर अंतिम पड़ाव तक वे हमेशा सर्वोत्तम स्थान पर टिकी रही। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा भी उन्होंने पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण की। MBBS के दौरान उन्हें बायोकेमिस्ट्री एवं फार्मेकोलॉजी में गोल्ड मेडल से विभूषित किया गया। MD में भी वे गोल्ड मेडलिस्ट रही। आज 34 वर्ष की हो चुकी डॉक्टर भारती से जब यह पूछा गया कि मंजिल पर पहुंचकर कैसा अनुभव होता है, तो वे बड़े जोशीले अंदाज में बोली,
हम मंजिलों की बातें मंजिलों पर कर लेंगे। अभी तो हमें चट्टानों से रास्ता बनाना है। जिंदा रहना है तो कारवां बनाना है। जमी की बस्तियों पर आसमां बनाना है। कुशल एवं विशेषज्ञ न्यूरोफिजिशियन होने के साथ डॉक्टर भारती एक अच्छी चित्रकार भी हैं। दिन रात रोगियों की सेवा में लगे रहने वाली डॉक्टर भारती खुद को आराम देने के लिए अक्सर तुलिका का सहारा लेती हैं। डॉक्टर बनने से पूर्व स्कूल कॉलेज के दिनों में वे अपनी कलाकृतियों की कई प्रशंसनीय एकल प्रदर्शनियां लगा चुकी हैं। पेंटिंग के अलावा कविताएं लिखना भी डॉक्टर भारती का प्रिय शौक है। उनके शब्दों में जादू है जो सहज ही लोगों की भावनाओं को संवेदित करता है। संकल्प विकसित हो तो संभावनाएं स्वयं साकार होने लगती है। युवा चिकित्सक डॉक्टर भारती हों या दस्यु से युवा शिक्षक के रूप में रूपांतरित हुए अनिरुद्ध सिंह, दोनों ने ही अपने संकल्प से स्वयं के जीवन में कई आश्चर्य साकार किए हैं। जो इन्होंने किया वह प्रत्येक युवक युवती के द्वारा किया जाना संभव है। जो इस सत्य को अनुभव करना चाहते हैं उन्हें ध्येय वाक्य बार बार दोहराना चाहिए कि जीवन की अंतिम सांस के पहले न तो हार माननी है और न संघर्ष को विराम देना है। शरीर, प्राण, मन एवं आत्मा की सभी शक्तियों को अपने संकल्प एवं सदुद्देश्य के लिए न्यौछावर कर देना है। संकल्प एवं संघर्ष की रासायनिक प्रक्रिया है ही कुछ ऐसी जिससे प्रत्येक युवा व्यक्तित्व महर्षि दधीची की तरह बन सकता है। उसकी अस्थियां भी महावज्र में रूपांतरित हो सकती हैं, जिससे सभी विरोधी एवं आसुरी शक्तियों का महासंहार संभव है। संकल्प के लिए संघर्ष और संघर्ष से सृजन की राह पर चलने वाले युवा ध्यान रखें कि उन्हें स्वयं को गढ़ने के साथ औरों को गढ़ने में भी सहायक बनना है। प्रकरण 14 समाप्त।